Hello everyone, welcome to Gcentric. So in the today's class we are starting the next phase of our discussion, the next fresh chapter which is system. अभी तक हमारे डिस्कशन में हमने बात की बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं और हमने डिस्कशन किया क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स का. आज की क्लास से ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग द सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के अंदर एक जनरल सिस्टम की स्टडी करेंगे जिसमें लीनियर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम वेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, कॉजल, नॉन कॉजल, स्टैटिक, डायनामिक, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, इन सभी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले यहां पर सिस्टम से. सिस्टम की एक जनरल फिजिकल सिस्टम की एक जनरल डेफिनेशन की बात मैं कर चुका हूं. इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट द मेनली मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सिस्टम. किसी भी सिस्टम की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर. सबसे पहले मान लीजिए एक सिस्टम को मैंने एज अ बॉक्स कंसिडर किया. दिस इज अ सिस्टम. ओके, अब ये सिस्टम कोई एक मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है, कोई आईटी ऑपरेटेड सिस्टम हो सकता है. ओके, यानी कि एक सिंपल की एक जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं सिस्टम में. तो जैसे मान लीजिए हमने कोई एक इनपुट कमांड दिया इसको, जिसे मैंने बोला x of t. x of t is what basically this is time varying input signal. टाइम वेरिंग इनपुट सिग्नल x ऑफ t हमने अप्लाई किया और इस सिस्टम से रिस्पांस हमने जनरेट किया, दैट इज yt. yt हमने जनरेट किया यहां पर आउटपुट सिग्नल. ओके, अब सिस्टम को एज अ बॉक्स मैंने कंसिडर किया है, विच मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, आई डोंट वांट टू नो अबाउट इट्स इंटरनल structure. Whatever the components we have utilized inside this system, we are not getting find. Okay, तो यहां से हम सिंपली x of t अप्लाई करने पर हमने नोटिस किया कि yt आउटपुट यहां पर जनरेट हुआ. अब अगर मान लीजिए मैं इनपुट में कुछ अलग चेंज करूं या x1t यहां पर इनपुट अप्लाई करूं तो मैंने देखा कि आउटपुट जनरेट हो रहा है y1t. ओके, अब अगर मान लीजिए मैं इनपुट अप्लाई करूं x2t तो अब आउटपुट यहां पर जनरेट हो रहा है y2t. अब मान लीजिए आपने अदर इनपुट कुछ अप्लाई किया x3t. ओके, x3t अप्लाई किया तो आउटपुट जनरेट हुआ y3t. इसी तरह से इफ आई एम कंसिडरिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट, दीज वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स आर जनरेटिंग वेरियस आउटपुट्स. ओके, यानी कि एक मैंने इनपुट का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहां पर अप्लाई किया और ऑब्जर्व किया कि आउटपुट टर्मिनल पर जो डिफरेंट आउटपुट्स हैं वो यहां पर जनरेट हो रहे हैं. तो यहां से क्या मैं एक सिस्टम की एक ऐसी डेफिनेशन की बात कर सकता हूं, दैट इज सिस्टम मींस इट इज एन एंटिटी मैपिंग सेट ऑफ आउटपुट फॉर द सेट ऑफ इनपुट. यानी कि यहां से सिस्टम की डेफिनेशन क्या लिखी है हमने, मैथमेटिकल डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं यहां पर. मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, सिस्टम इज एन एंटिटी मैपिंग सेट ऑफ आउटपुट फॉर द सेट ऑफ इनपुट. System is anything which is mapping set of output for the set of input. Okay, this is the very basic mathematical definition of the system. अब सिस्टम में अगर हम इसके मैथमेटिकल डेफिनेशंस को थोड़ा सा गौर करें तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट में सिस्टम के मैथमेटिकल मॉडल्स को, डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स की चर्चा वहाँ पर की जाती है. जैसे मान लीजिए आपने नेटवर्क थ्योरी या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर किसी भी सिस्टम को एज अ
उसके फिजिकल कॉम्पोजिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखते हैं ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सब से मिला के हमने एक सिस्टम तैयार किया और बेसिकली वहाँ पर फिर जो भी इसका फिजिकल कॉम्पोजिशन है जिनसे मिलके वो बना है, उस फिजिकल कॉम्पोजिशन पर जो इनपुट अप्लाई करेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम आउटपुट को जनरेट करते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल। ओके, कंट्रोल सिस्टम्स में आप देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, स्टेट वेरिएबल मॉडल सिस्टम का फॉर्म किया जाता है। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम, जिसमें हम सिस्टम के इनपुट आउटपुट को क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से रिलेट करते हैं। ओके, और एक बहुत ही सिंपल जो सबसे इजी और मैथमेटिकल मॉडल जिसको मैं मानता हूं वो होता है इनपुट आउटपुट रिलेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि किसी भी एक सिस्टम के लिए yt यानी कि जो इसका आउटपुट है वो x²t है। यहां पर xt क्या डिफाइन कर रहा है, xt डिफाइन कर रहा है इनपुट सिग्नल को, ओके, और yt यहां पे डिफाइन कर रहा है किसको, आउटपुट सिग्नल को, और ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को। यानी कि सिस्टम को एज अ इनपुट आउटपुट रिलेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आपने बोला कि yt इज इक्वल टू x²t है, विच मीन्स हम जो भी अप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर ये जनरेट कर देगा। आपने मान लीजिए 2 अप्लाई किया तो ये 4 जनरेट कर देगा, आपने 3 अप्लाई किया तो 9 जनरेट कर देगा। ओके, आपने sin x अप्लाई किया तो sin² x जनरेट कर देगा, विच मीन्स दिस इज सिंपल अ स्क्वायर सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये, दिस इज अ स्क्वायर सिस्टम। यानी कि ये मैथमेटिकल मॉडल सिस्टम का इस तरह से है जिससे कि हम इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। ओके, तो हमने देखा सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर, लाइक फिजिकल कंपोजिशन, जो कि आप नेटवर्क, सिग्नल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, जहां पर सिस्टम को एज अ मैथमेटिकल मॉडल में फिजिकल कंपोजिशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स में, तो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बनाया जाता है, मोर पॉपुलरली वहां पर यूज करते हैं, गेट के सिलेबस में भी है वो सब्जेक्ट, और स्टेट वेरिएबल मॉडल को बनाया जाता है। ओके, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में समटाइम सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स रियलाइज किया जाता है और ऑन दैट बेसिस हम सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंक्लूड करते हैं। ओके, समटाइम इसी के अंदर ही, जैसे मैंने बोला इनपुट आउटपुट रिलेशन के अंदर हम सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस को फॉर्म करके भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार ये रिक्वायर्ड होता है कि हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल से रिप्रेजेंट करें, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाकर भी सिस्टम के मैथमेटिकल मॉडल को रियलाइज किया जा सकता है। ओके, सो दीज आर द वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम एज अ मैथमेटिकल मॉडल। क्लियर है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ डिजाइन, जिस तरह से हमें डिजाइन करना है उसी के अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। चलिए, तो यहां पर हम द वेरी फर्स्ट सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक से शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। सो मेक अ हेडिंग हियर। फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम हम कंसिडर करेंगे यहां पर उसके लीनियर और नॉन लीनियर नेचर के बेसिस पर, लीनियर एंड non-linear system, linear and non-linear system. Okay, किसी भी सिस्टम की लीनियरिटी की बात अगर की जाए, यानी कि कोई भी सिस्टम है उसमें मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं लीनियरिटी, तो इसका मतलब है कि मैं वहां पर 2 डेफिनेशंस की बात कर रहा हूं। क्लियर है, 2 डेफिनेशंस में एक हो गया आपका सुपरपोजिशन, दोनों को हम आराम से समझेंगे, ध्यान देंगे सब लोग, बस सुनते रहिएगा, आपको सब समझ में आएगा। देखिए, सुपरपोजिशन लीनियरिटी के अंदर हम क्या बात करते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। एक सिस्टम के लीनियर होने के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जिम्मेदार है, एक हो गया सुपरपोजिशन, दूसरा हो गया होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, सुपरपोजिशन को सम टाइम एक और नाम यूज करते हैं इसके लिए, और वी से अनदर वर्ड्स एडिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, एडिटिविटी। यानी कि कोई सिस्टम अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी सेटिस्फाई करे,
अगर ये दोनों प्रिंसिपल्स किसी भी एक सिस्टम के लिए सेटिस्फाइड हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि उस सिस्टम के अंदर लीनियरिटी सेटिस्फाइड है, which means that system is called linear system. ओके, अब मैं बात करूंगा कि सुपरपोजिशन क्या होता है और होमोजेनिटी क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। क्या डेफिनेशन समझी हमने यहां से? A system satisfy एक ऐसा सिस्टम जो सेटिस्फाई करे किसको? सुपरपोजिशन को, एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल, a system satisfies superposition and homogeneity principle called linear system. और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम, और ऐसे सिस्टम को बोला जाता है लीनियर सिस्टम। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि सुपरपोजिशन तो सेटिस्फाइड है किसी सिस्टम के अंदर, लेकिन होमोजेनिटी में दिक्कत आ रही, होमोजेनिटी दिक्कत मतलब होमोजेनिटी इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, देन व्हाट टू डू, व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम? तो आप बोलेंगे आसान भाषा में ये नॉन लीनियर है भाई साहब, यानी कि लीनियरिटी होने के लिए सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी इज रिक्वायर्ड। यहां पर मैंने क्या लिखा है? एंड होमोजेनिटी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ होमोजेनिटी सेटिस्फाई होने पर लीनियर बोल दें, नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर मैंने बोला कि सुपरपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं है तो यहीं पर स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया मेरा कि सिस्टम नॉन लीनियर है, कंप्लीट। अब मैंने बोला कि सुपरपोजिशन सेटिस्फाइड है, ओके, तो आप मेरे से बोलेंगे कि वी हैव टू फर्दर इन्वेस्टिगेट फॉर होमोजेनिटी। अगर होमोजेनिटी भी सेटिस्फाइड होता है तो सिस्टम कैसा है? लीनियर है, अगर नहीं होता है तो नॉन लीनियर है। बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कि हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल को तो सेटिस्फाई कर लिया है, अब आप बताएं लीनियरिटी के बारे में, तो आप बोलेंगे कि अभी हमको सुपरपोजिशन को भी सेटिस्फाई करना होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। यानी कि बहुत ही क्विक एंड स्पेसिफिक वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, इफ एनी ऑफ द प्रिंसिपल is not satisfied, अगर कोई भी एक प्रिंसिपल सेटिस्फाइड इसमें नहीं है, then system is non-linear system, then the system is non-linear system। ये बात समझ में आ गई है सभी को? यानी कि सिस्टम के लीनियर होने के लिए जरूरी है कि सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी साइमल्टेनियसली हैज टू बी सेटिस्फाइड। कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो खेल गड़बड़ा जाएगा, सिस्टम विल बी नॉन लीनियर। क्लियर है? यानी कि नॉन लीनियर होने के लिए इनफाइनाइट पॉसिबल फॉर्मेट हम बना सकते हैं। ओके, लीनियर होने के लिए जरूरी है कि इन दोनों प्रिंसिपल्स का फॉलो होना। जैसे नॉन लीनियर होने के लिए क्या हो सकता है कि सुपरपोजिशन होमोजेनिटी दोनों ही नहीं है, सुपरपोजिशन है होमोजेनिटी नहीं है, होमोजेनिटी है सुपरपोजिशन नहीं है। क्लियर है? लेकिन लीनियर होने के लिए क्या जरूरी है? सुपरपोजिशन भी है और होमोजेनिटी भी है। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब जरा एक एक करके इनको समझ लेते हैं क्या होते हैं सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। सो मेक अ फर्स्ट हेडिंग हियर, सुपरपोजिशन। समझते हैं दोस्तों क्या होता है सुपरपोजिशन एग्जैक्टली। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। देखिए, मान लीजिए कोई सिस्टम मैंने यहां पर अज्यूम किया, सपोज दिस इज अ सिस्टम। इस सिस्टम पर हमने कोई इनपुट अप्लाई किया xt, ओके, और आउटपुट जनरेट हुआ yt, ओके। अब इसी सिस्टम पर अगर मैं अप्लाई करूं इनपुट x1t, बात ध्यान सुना, बहुत सिंपल प्रिंसिपल होता है ये, समझ लेते हैं बस। अगर मान लीजिए मैं इस पर अप्लाई करूं इनपुट क्या x1t और मैंने देखा कि आउटपुट हमको मिला y1t, ओके। अब मैंने अप्लाई किया x2t और आउटपुट हमको मिला y2t। देखिए
लीनियरिटी, नॉन लीनियर, टाइम वेरिंग, टाइम इनवेरिएंट, ये जो डेफिनेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एलटीआई सिस्टम का पूरा जो डिस्कशन है वो इन दो डेफिनेशंस के आसपास घूमता है। तो एलटीआई सिस्टम आपको सही से समझ में आए इसके लिए जरूरी है कि लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी, टाइम वेरिंग, टाइम इनवेरिएंट, ये सब डेफिनेशंस आपको बहुत फंडामेंटली क्लियर होनी चाहिए। मैं यहां पर एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, बट ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान से सुने, समझें, नोट करें। ओके, सो मैंने बोला कि x2t अप्लाई करने पर आउटपुट जनरेट होता है y2t। ओके, अब मैं आपसे बोलता हूं थर्ड इनपुट कोई x3t ले लूं मैं अगर मैं, तो आउटपुट जनरेट हो जाता है y3t। क्लियर है? इतना हमने बोला कि 3 different types of input that we have taken, x1t gives y1t, x2t gives y2t, x3t gives y3t। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ओके, अब मैं डालता हूं इसमें कंडीशन। कंडीशन क्या है सुनिएगा। इफ, अगर हमने बोला ऐसा हो, इफ क्या हो कि जो x3t है, यानी कि जो तीसरा इनपुट मैंने अप्लाई किया है, वो अगर x1t प्लस x2t हो। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कि x3t हमने जो अप्लाई किया है वो कोई नया इनपुट हम लेके नहीं आए। हमने क्या किया, जो पहला इनपुट था, दूसरा इनपुट था, दोनों को ऐड किया, अप्लाई कर दिया। अगर ऐसा है, समझ रहे हैं क्या है कि जो x3t है वो x1t प्लस x2t है, देन अब हम क्या बोलेंगे आगे देखें। देन for superposition yt must be, क्या होना चाहिए yt की वैल्यू, yt must be equal to, क्या होना चाहिए, yt must be equal to y1t प्लस y2t। इसे बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसके अलावा कुछ भी हो तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं होगा। बात समझ में आ गई इतनी? जैसे मैंने बोला कि अगर x1t प्लस x2t gives x3t, then for superposition yt must be equal to y1t plus y2t. Okay, which means if we are saying the relation between inputs are get additive, इसे हम बोलते हैं एडिटिविटी प्रिंसिपल। मैंने क्या बोला, सुपरपोजिशन का एक और नाम क्या है, एडिटिविटी। यानी कि इनपुट साइड में अगर हम एडिशन को परफॉर्म करते हैं, द सेम एडिशन हैज टू बी परफॉर्म अंडर द output terminal also. If it is happening, that means system is following the superposition principle, otherwise system is not following the superposition principle. Okay, example will give you more clarity. तो उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सही से जान लेते हैं, तो एग्जांपल्स आपको उतना अच्छा समझ में भी आएगा और आपको एक क्रिस्टल क्लियरिटी आएगी। बाकी थोड़ा सा कंफ्यूजन, शंका, समाधान रह गया, तो आई विल डिस्कस इनफ एग्जांपल अंडर दिस प्रिंसिपल। सो डोंट वरी, आपको और अच्छी क्रिस्टल क्लियरिटी इसमें आती जाएगी, सो चिंता न करें। सुपरपोजिशन में जितना मैंने बोला उतना समझ में आया होगा सभी को। इसको नोट कर लें स्क्रीन को पॉज करके। ओके, यानी कि हम इनपुट, देखो आसान एक भाषा क्या है कि अगर हम इनपुट, कोई भी दो इनपुट को आपस में ऐड कर दें तो इनके जो रिस्पेक्टिव आउटपुट्स हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं किसकी, होमोजेनिटी, यानी कि एडिटिविटी प्रिंसिपल की। होमोजेनिटी जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी एडिटिविटी तो हो गया, सुपरपोजिशन, आई एम सॉरी। होमोजेनिटी क्या होता है देखिएगा। मान लीजिए आपने एक सिस्टम अज्यूम किया, ओके, ऑन दैट सिस्टम मैंने अप्लाई किया इनपुट xt और आउटपुट हमें मिल गया yt। ओके, अब इस इनपुट xt को मैं किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दूं, kxt कर दूं। ओके, और अगर आउटपुट भी kyt हो जाए, आउटपुट क्या हो जाए, kyt हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो है
होमोजेनिटी प्रिंसिपल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? या अदर वर्ड्स में हम समझे तो ऐसे बोल देते हैं, देखो थोड़ा सा और रिलेट करके बताता हूं मैं। देखिए x1t गिव्स y1t। अब मैंने कंडीशन लगाई, इफ x1t इक्वल टू kxt देन y1t मस्ट बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए, y1t मस्ट बी इक्वल टू kyt। अगर xt देता है आउटपुट yt, तो x1t दे रहा है मान लीजिए आउटपुट y1t। अब x1t में मैंने कंडीशन लगाई कि जो x1t है वो कोई नया इनपुट नहीं है, कोई नया इनपुट नहीं है, वो सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर है इनपुट xt का। तो हम ये बोल सकते हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अंडर जो yt होगा वो भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर होगा जो प्रीवियस आउटपुट है उसका। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये हमने देखा होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब अगर दोनों सेटिस्फाइड होते हैं तो ही हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, एक लीनियर सिस्टम है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फेल हो गया, क्लियर है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब एग्जांपल विल गिव यू इनफ क्लियरिटी, सो डोंट वरी। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 हियर। एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन है वही, वेरीफाई फॉर लीनियरिटी। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ टी, या चलो एक्स टी वाई टी लिख देते हैं, वाई टी इक्वल टू वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 4x ऑफ टी। ये क्वेश्चन है। आउटपुट वाई टी एक्स टी में आपको एक रिलेशन यहां पर दे दिया गया है, आपको लीनियरिटी वेरीफाई करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले स्टेप में बहुत, दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, सुपरपोजिशन की, यानी कि एडिटिविटी प्रिंसिपल की। ओके, हमने दिया गया है yt इज इक्वल टू 4x ऑफ टी। कोई दिक्कत नहीं है, दिया होने दो, ठीक है। yt इक्वल टू क्या दिया है, 4x ऑफ टी, ये दिया है। चलिए, अब हम ध्यान से कर देखें। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जो y1t है, जैसे आपने xt अप्लाई किया तो yt मिला। अब मान लीजिए मैं y1t को देखो यहां से, y1t इज इक्वल टू व्हाट, आई कैन से दिस इज 4x1t, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके, अब हम बोले यहां से कि जो y2t इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलेंगे भाई 4x2t होगा। ओके, अब मैं आपसे बोलूं यहां पर कि y3t इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4x3t होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट हिट कर गया तो फिर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। एग्जाम में तो क्वेश्चन देखते हैं और आंसर क्लिक करने शुरू हो जाता है ना। शुरुआत में थोड़ा सा एरर्स होंगी, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ये सभी, तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लग जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमें और जो सिली मिस्टेक्स हैं उनके चांस कम हो जाते हैं, एरर्स जो है वो कम से कम होती हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बट हमें जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुरुआत में लगता है कि हाँ ये इस तरह से करना है, बाकी एक बार मेथड सही से दिमाग में पहुंच गया देन फिर आप उसे वर्चुअली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पेन पेपर की इसमें जरूरत पड़ेगी, शुरुआत में पड़ती है। शुरुआत में आप गलती ना करें, भले ही पेन पेपर पूरा रजिस्टर भर दें क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, बट एरर फ्री आंसर करना है। चलिए, तो अब मैं यहां पर कंडीशन लेके आता हूं। कंडीशन क्या है, कंडीशन वही एज यूजुअल हमने ये लिख दिया है ना, जैसा कि दिया गया क्वेश्चन में। अब मैंने कंडीशन क्या डाली, इफ, मैं ऐसा मान लूं इफ, ये इफ हमारी तरफ से है ना, क्या बोला हमने, इफ x3t कोई नई चीज नहीं है, x3t अगर ऐसा है कि x1t प्लस x2t ही है x3t, देन अब हम चेक करेंगे y3t क्या आता है। तो देन आप बोलेंगे देन y3t इज इक्वल टू व्हाट, कितना आएगा देखो, 4 टाइम्स ऑफ x3t इज व्हाट, दे हैव गिवन x1t प्लस x2t, तो 4 टाइम्स ऑफ x1t प्लस x2t, ये है, ये आ गया y3t हमारे पास।
इतनी बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, ये आ गया। चलिए इसको मैंने मान लिया है इक्वेशन 1। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो बाइनरी ट्री है वो, अब हम क्या बोलेंगे आगे इसमें, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। आगे क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जो y आया है दैट मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए y1t प्लस y2t के। ओके, अब जरा y1t प्लस y2t पे नजर कर लेते हैं क्या है। देखो y1t इज व्हाट हियर? y1t इज कितना है? 4x1t। ओके, प्लस व्हाट अबाउट y2t? 4x2t। ये y2t है, दोनों को हमने लिख दिया। ये आंसर हमारे पास आ गया, जो कि हमने क्या बोला? तो y3 बोला ना इसको, ठीक है। y3t इज इक्वल टू व्हाट? y1t प्लस y2t। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। क्या दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं? सही है। 4x1t प्लस x2t लिखा हुआ है, ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे तो बिल्कुल ये दोनों इक्वेशंस क्या है? इक्वल है। सो हम यहां से अब क्या कंक्लूजन पर पहुंच गए? बोथ इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। यानी कि क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है सुपरपोजिशन इज सेटिस्फाइड। अच्छा, क्या इतना बोलने भर से हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम लीनियर हो गया? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंटिन्यूड। पहला हमने सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल था वो सीख लिया। लेट मी रिकॉल इट ब्रीफली फॉर यू, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आपको एक वेरी फर्स्ट एग्जांपल से इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी मिल जाए कि मैं आने वाले एग्जांपल्स को सॉल्व जरूर करूं, लेकिन आपका आंसर मेरे से पहले आ जाए। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट ब्रीफली फॉर यू। जस्ट ट्राई टू बी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट्स सी। ध्यान दें, इट्स वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, बट आप अगर कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे नहीं तो दिक्कत जरूर आएगी। देखिएगा, आपने बोला y t इज इक्वल टू 4x ऑफ t। ये रिलेशन हमें दिया गया था क्वेश्चन में। हमने बोल दिया y1t इक्वल टू दे रहा है 4x1t, y2 दे रहा है 4x2t, y3 दे रहा है 4x3t। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने जो सीखा वही हमने यहां पर अप्लाई किया है। क्या हमने सीखा था? कि अगर हम इनपुट को ऐसा बोल देते हैं कि x3t जो है वो इन दोनों का एडिशन से बना है, तो सुपरपोजिशन होने के लिए जरूरी है कि वो जो रिस्पेक्टिव इनपुट से जो आउटपुट हमारे पास जनरेट हुए हैं, दो इंडिविजुअल आउटपुट्स, इन दोनों को ऐड करने से हमारा तीसरा आउटपुट जनरेट हो जाना चाहिए। यानी कि यहां पर जो y3t है, ये जो y3t जो है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू y1t प्लस y2t होना चाहिए। ओके, यानी कि यहां पर हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि x1t प्लस x1t plus x2t which is equal to x3t if applied on the system which is giving y3t, so then this is equal to y1t plus y2t। ये है सुपरपोजिशन, नथिंग मोर देन दिस। इनपुट में एडिशन कर रहे हैं तो आउटपुट में भी वही एडिशन परफॉर्म हो जाए रिस्पेक्टिव आउटपुट्स का, तो हम उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही मैंने यहां पर कंक्लूड करने की कोशिश की। तो मैंने बोला कि x3t को मान लेते हैं x1t प्लस x2t है, ठीक है। तो x3t को हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास c आ गया। अब हमने क्या किया कि इन दोनों आउटपुट्स को ऐड करके देखा, एक बार इसको और इसको ऐड किया तो हमने नोटिस किया कि ये जो रिजल्ट आया है वो इसके इक्वल है। यानी कि इसका मतलब है कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। कोई दो राय नहीं है। बात समझ में आ गई? इतनी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश कहीं से कहीं तक नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसी एग्जांपल में हमें दूसरा प्रिंसिपल भी चेक करना है। क्या नाम है उसका? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। सो लेट्स गो फॉर द होमोजेनिटी प्रिंसिपल वेरिफिकेशन। होमोजेनिटी रिलेशन क्या दिया गया है? एज यूजुअल वही दिया है, y t इज इक्वल टू दिया है 4x ऑफ t, ये दिया है। ओके, अब हम यहां पर कंसीडर करेंगे, पहले एक बार क्या करने वाले हैं हम, देखिए xt को रिप्लेस करेंगे ax ऑफ t से। यही मतलब है ना इस बात का। इनपुट को हमने क्या किया? a टाइम्स किया। फिर देखेंगे कि y t क्या आएगा,
वाई टी का नाम सपोज हमने रख दिया, इस दौरान वाई टी हो जाता है वाई डैश टी, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो वाई टी है, स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, वाई टी को हम लिखेंगे a टाइम्स ऑफ वाई टी, और इसको हम बोलेंगे अब ये वाई डबल डैश टी है। ऐसे ही करने को बोला गया है। तो अब अगर वाई डैश टी इज इक्वल टू क्या आ जाए, अगर इफ हम क्या बोले कि वाई डैश टी इज इक्वल टू क्या आ जाए, वाई डबल डैश टी आ जाए, तो इस बात का मतलब है कि सिस्टम जो है वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। इतना ही सी बात है। ओके, जैसे जैसे एग्जांपल्स आगे बढ़, मैं सारे एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, है ना। तो ऐसा नहीं कि वेरी फर्स्ट एग्जांपल है तो मैंने इसी को एक्सप्लेन किया, बाकी मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं, सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हम। आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो ये लिखा हमने। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। वाई टी इक्वल टू क्या दिया है, 4x ऑफ टी दिया। ओके, तो पहले मैंने क्या किया, स्टेप 1 में हमने क्या किया, xt को बना दिया है ax ऑफ t, मतलब जहां भी मुझे xt दिख रहा है वहां पर मैं क्या कर दूंगा, ax ऑफ t कर दूंगा। समझ रहे हैं, xt को ax ऑफ t बनाने का मतलब क्या हुआ, जहां भी आपको x ऑफ t दिख रहा है वहां पर हम क्या कर देंगे, ax ऑफ t कर देंगे, और इसको मैं बोलूंगा कि ये y डैश t है। ठीक है, देखो 4x ऑफ t, इसमें कहां दिख रहा है x ऑफ t, ये है ना, तो इसको क्या कर देंगे 4 टाइम्स ax ऑफ t। करेक्ट लिखा है मैंने यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्वेशन 1 मैंने ऐसे मान लिया। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 में हम yt को रिप्लेस करने वाले हैं किससे, ay of t से। I'm going to replace this yt by the ay of t. So this time I'll say this yt is y double dash t, ऐसे नाम रख दिया मैंने, है ना, y double dash t, ये नाम रखा हमने इसका। y double dash t is equal to क्या होगा, अब जहां भी मुझे y of t दिखेगा, देखो ये रिलेशन है ना, yt इक्वल टू क्या, 4x of t है, तो जहां भी yt है हम उसे क्या कर देंगे, ayt कर देंगे, यानी कि a टाइम्स ऑफ yt की वैल्यू क्या है, 4x of t। क्लियर हुआ इतना, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। तो क्या दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं, यस। हियर क्या हमने ऑब्जर्व किया कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर होमोजेनिटी क्या है, सेटिस्फाइड है, होमोजेनिटी सेटिस्फाइड है। Don't worry, let me take some more example to make it this statement more clear to you. Okay? तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहले हम अदर एग्जांपल्स की बात भी कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई होते दिख गया होगा, सुपरपोजिशन सेटिस्फाई होते हुए दिख गया होगा, है ना। ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो कि सेटिस्फाइड है इसके अंदर। ओके, होमोजेनिटी भी हमने रियलाइज किया कि ये भी सेटिस्फाइड है, और हमने अल्टीमेटली ये कंक्लूड किया कि ये सिस्टम जो है ना, yt इक्वल टू 4x ऑफ t, ये लीनियर सिस्टम है। yt इज इक्वल टू 4x ऑफ t, ये कैसा सिस्टम है दोस्तों, दिस इज एन लीनियर सिस्टम। ओके, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब बात करते हैं अदर एग्जांपल की। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल।